नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज वेदम। मैं हूं परवीन सिंह। तमिलनाडु में बीजेपी एआईएडीएमके में गठबंधन के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चेन्नई पहुंचे और इस पर मोहर लगा दी। इससे पहले अन्नामलाई की जगह प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की जो कमान है वो विधानसभा में पार्टी के नेता सदन नागेंद्रन तिरुनेलवेली को सौंप दी गई है। दरअसल अन्नामलाई को एआईएडीएमके के एनडीए में वापसी में सबसे बड़ी जो बाधा माना जा रहा था और ये गठबंधन 2026 के लिए हुआ है। वहीं बिहार में कांग्रेस की जमीन तैयार करने में जुटे कन्हैया कुमार को पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के दौरान हिरासत में लिया गया। उनके साथ साथ पुलिस ने यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भान और स्टेट प्रेसिडेंट गरीब दास समेत 30 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। ये सभी लोग सीएम आवास का घेराव करने जा रहे थे। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हंगामा हुआ। यात्रा में शामिल सचिन पायलट ने बीजेपी और नीतीश कुमार पर निशाना साधा। तो कैसे अमित शाह ने स्टालिन की कुर्सी खिसका दी और बिहार में क्यों मचा है हंगामा, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तमिलनाडु में शाह की एंट्री होते ही यहाँ पर स्टालिन की सांसें जो हैं वो थम सी गई हैं। देखिए, अमित शाह जी की एंट्री तो तमिलनाडु में बहुत पहले से है। अब वहां पे वो प्लान लेकर के गए हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट। और लीडरशिप की क्वालिटी आप देखिए, पहुंचने से 2 दिन पहले ही स्टालिन की सारी हवा निकाल दी अमित शाह ने। एक तो बड़ा बवाल मच रहा था, एआईएडीएमके के लोग आ गए, मिल लिए, बातचीत हो गई, सारा कुछ हो गया जी। तो वहां होना है चुनाव और वहां रैम्पेंट करप्शन इस स्तर पे है इस वक्त तमिलनाडु में कि लोग त्राहिमाम। तो वहां पे स्टालिन क्या कर रहे हैं? तो स्टालिन ने मामला उठा दिया कि भाई ये जो डिलिमिटेशन हो रहा है हमारे साथ बड़ा अन्याय होगा। और दूसरा उन्होंने उठा दिया हिंदी थोपा जा रहा है। ये 2 मेन मुद्दा जिसका आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है। और मजेदार बात क्या है, ये दिल्ली में बैठे पत्रकार हर जगह गरीबी, बेरोजगारी, पलायन, जैसे बिहार में हो रहा है ना, सारे लोग इस तरह की बातें करते हैं। तो ये सवाल वहां पे गौन हो गया है। लेकिन प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री है, वो सबसे बड़े नेटवर्क, उसके एडिटर को भी डांटा। इंटरव्यू के दौरान जब तमिलनाडु का चर्चा शुरू हुआ, उन्होंने कहा कि भाई एक बार रुक जाओ, पहले भाई बात सुन लो कि आप तमिलनाडु के तमाम जो एमपीज हैं कह रहे भाई हिंदी थोपी जा रही है, वो तमिल का साथ जो है अन्याय हो रहा है। वो पार्लियामेंट वगैरह में जहां वो सिग्नेचर करते हैं, कहाँ वो तमिल में करते हैं, सब अंग्रेजी में करता है जी। एक आदमी भी नहीं है। तो एक तो मसला वो है। दूसरा मसला जो पंचर किया है वो ये कि नैरेटिव ही बदल गया कि भाई ये बताओ, उनसे पूछा गया कि भाई तमिलनाडु में बवाल चल रहा है, डिलिमिटेशन का अन्याय होगा, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। और ये मुझे बता दो कि आप लोग मीडिया में ये सवाल उठा रहे हो और स्टालिन के ये सारी चीज़ों को दिखा रहे हो, क्या डिलिमिटेशन के ऊपर कोई कमेटी बनी है? क्या डिलिमिटेशन के ऊपर सरकार ने कोई नोटिस जारी किया है? क्या डिलिमिटेशन हम करने वाले हैं या करेंगे, इसके ऊपर सरकार ने कोई इच्छा जताई है? कुछ हुआ है? नहीं हुआ है। और डिलिमिटेशन होगा भी तो वो तो 10 साल का प्रक्रिया है। 10 साल लगे, 2034 में जाकर के उसका जो है कोई असर दिखेगा। ये अभी से चीख चिल्ला क्यों रहे हैं? चीख चिल्ला इसलिए रहे हैं क्योंकि ये लोग चुनाव में इन 2 नैरेटिव के साथ स्टालिन चुनाव लड़ने वाले हैं। तो एक तो आइडियोलॉजिकल स्तर पे, नैरेटिव के स्तर पे वहां तमिलनाडु पहुंचने से पहले ही खेल कर दिया उन्होंने जी। अब वो वहां पहुंचते हैं तो नया अध्यक्ष मिला है। अध्यक्ष इसलिए हटाया गया क्योंकि ये माना जा रहा था कि भाई इनको जो है एआईएडीएमके के साथ काम करने में थोड़ी मुश्किलें होंगी। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है कि अन्नामलाई वो
इग्नोर करने वाला लीडर नहीं है, उसको कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि वो वहां पे हिंदुत्व की पॉलिटिक्स का जो है सबसे बड़ा पोस्टर बॉय है। तो आप देखिए, ऐसा भी होता है, जैसे जो कॉम्बिनेशन जो चलता है हिंदुस्तान में, भारतीय जनता पार्टी में हमेशा कॉम्बिनेशन रहा है, एक आदमी संगठन चलाता है, एक आदमी चेहरा होता है। तो ये कॉम्बिनेशन के साथ ये पहुंचे हैं तमिलनाडु, और तमिलनाडु में इस वक्त जो स्थिति बनी है एआईडीएमके के साथ आने के बाद, लग रहा है कि इस बार तमिलनाडु में जो है वो कमल खिलने वाला है। चलिए, तमिलनाडु में कमल खिलने वाला है, एआईडीएमके और बीजेपी का गठबंधन हो चुका है, तो स्टालिन और कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती? देखिए, अमित शाह ने एक झटके में इन पूरे गठबंधन से 60 विधायक झटक लिए हैं। इस बार एआईडीएमके की सरकार बनेगी, और ऐसे भी तमिलनाडु में एक बार डीएमके, एक बार एआईडीएमके की सरकारें बनती हैं। लेकिन ये स्टालिन सोच रहे थे कि इस बार रिपीट कर लेंगे, मुद्दे ऐसे हैं, माहौल ऐसा है, और एआईडीएमके के अंदर थोड़े अंतर्कलह की स्थिति, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होगा, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव में गठबंधन नहीं हुआ, तो इसके कारण डीएमके को ज़्यादा फायदा हो गया। इसी बात को लेकर ये खुश हो रहे थे, लेकिन ये सारे उनके सपनों पर पानी फेर दिया अमित शाह ने एक नई स्ट्रेटजी के साथ। वो पहले पलानीस्वामी से दिल्ली में मुलाकात करते हैं, और दिल्ली में ये सारे फाइनल हो जाते हैं कि हाँ कौन कौन से कंडीशन हैं। एआईडीएमके को भी लगता है हम भाई गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में है, उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद उन्होंने कुछ और मुद्दे उठाए कि भाई अलागिरी को लेकर या पनीर सेल्वम को लेकर, इन लोगों को लेकर ये मेरा स्टैंड है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें बहुत ज़्यादा प्रमोट न करे। दूसरी तरफ कुछ गठबंधन के फैसले होंगे वो मिल बैठ कर लेंगे, कम से कम एक दूसरे के खिलाफ कुछ बातें ना हो, और इसे भारतीय जनता पार्टी ने भी माना कि हमें गठबंधन में आगे बढ़ना है। अन्नामलई पर बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हुई, लेकिन पलानीस्वामी और अन्नामलई ये दोनों के बीच आपसी दुश्मनी है, छोटी प्रतिस्पर्धा कह सकते हैं, क्योंकि अन्नामलई को और पलानीस्वामी को लगता है, पलानीस्वामी ये सोच रहे हैं अन्नामलई उन्हीं क्षेत्र से हैं जहां से पलानीस्वामी है, उसी जाति से है जहां से पलानीस्वामी है, और इसीलिए लगता है कि अन्नामलई अगर बड़ा होगा तो पूरे मेरे क्षेत्र पर भारतीय जनता पार्टी का आधिपत्य हो जाएगा। लेकिन ये गठबंधन बन गई, अनाउंस हो गया, अनाउंसमेंट हो गई, अमित शाह ने खुद किया कि भाई हम दोनों साथ में चुनाव लड़ेंगे। अब 2021 से 2026 ये स्थितियां ऐसी हो गई है कि एंटी इनकम्बेंसी स्टालिन के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक स्तर पर है। और वही नहीं, 2021 से पहले 2016, उससे भी पहले के चुनाव जो 11, 16, 21, 26, ये सारे चुनावों में ऐसी स्थितियां रही है कि 40% के आसपास डीएमके का भी वोट रहा, 40% के आसपास भी एआईडीएमके का भी वोट रहा है, ये दोनों के गठबंधन के। लेकिन जिस चुनाव में ये 45% के आसपास चले गए, सीटें बदल गई। पिछले चुनाव में ऐसा ही हुआ, डीएमके को 45% और एआईडीएमके को 40% वोट मिले। उससे पहले के चुनाव में ये एआईडीएमके जीती थी जब जयललिता जिंदा थी, और स्टालिन को कुर्सी इसलिए मिली थी क्योंकि जयललिता की मौत उसी साल हुई। 2016 में चुनाव हुआ मई जून में, और उसके बाद दिसंबर में जयललिता की मौत हुई। पनीर सेल्वम पलानीस्वामी के बीच टकराव हुआ, कई नेता इधर उधर हुए, और उसके पहले ही जो टकराव चल रहा था उसी में ये 2017 में नागेंद्रन भारतीय जनता पार्टी में आए थे। इसलिए नागेंद्रन को बनाया गया है कि एआईडीएमके के साथ तालमेल अच्छी होगी, दोनों एक साथ काम कर चुके हैं। तो ये जो परिस्थितियां बनी है उससे तो लगता है कि इस बार एआईडीएमके के गठबंधन को कम से कम 150 से 60 सीटें मिलेगी, जो पहले डीएमके गठबंधन के पास थी। इसलिए अभी स्टालिन के चीखने चिल्लाने बौखलाने का समय आ गया है, अब ज्यादा दिनों तक उनकी कुर्सी बच नहीं पाएगी। बिल्कुल, परिस्थितियां यहाँ पर बीजेपी के पक्ष में, लेकिन बिहार में जो परिस्थितियां बन रही हैं वो कांग्रेस के विपक्ष में जा रही हैं। एक तरह से कहें कि यहाँ पर बैकफुट पर और ज्यादा धकेल रहे हैं कन्हैया कुमार कांग्रेस को। देखिए, कांग्रेस पार्टी से 2-3 जो सूत्र मिल रहे हैं जी। एक तो पायलट साहब वहाँ पहुँचे और उन्होंने पहली बात कह दी, वो पहला इंटरेक्शन था, उन्होंने कह दिया कि भाई हम पिछलग्गू पार्टी नहीं है, हम किसी के पीछे पीछे नहीं चलेंगे।
तो भाई पीछे पीछे आप किसके चल रहे थे जो नहीं चलना चाह रहे हैं? तो ये आपने सिग्नल दे दिया आरजेडी को। ये आरजेडी से ही पहले मुकाबला जो है, फर्स्ट राउंड जो है ना, टूर्नामेंट होता है तो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, तो पहला राउंड जो है वो ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव के साथ ही हो रहा है। और ये बयान आया तो आरजेडी के तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए होना चाहिए था कि भाई आपको ये कहना चाहिए कि हमारे गठबंधन का एक महान नेता जो दिल्ली से माइग्रेट करके बिहार आया है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उसकी कुटाई हो गई, पिटाई हो गई, तो ये गलत हुआ। ये बात आरजेडी की तरफ से नहीं आई है। आरजेडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि हमने भी पहले बेरोजगारी के खिलाफ जो है यात्रा की है, प्रोटेस्ट किया है, नौकरी के लिए प्रोटेस्ट किया है, पलायन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है, महंगाई, वो अपना बखान कर रहे हैं, ये अपना बखान कर रहे हैं। ऊपर से पप्पू यादव का कल का बयान है, उनको मालूम है कि आज वहाँ पे बवाल होना है, वहाँ पे धरना प्रदर्शन होना है, और आप मीडिया वालों को बुला करके, एएनआई को बुला करके आप बाइट दे रहे हो कि इस बार कांग्रेस पार्टी तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। और ये कह रहे हैं कि देखो भाई, हमारे पास स्ट्राइक रेट हमारा बहुत ज्यादा है, लोकसभा में आप इतनी सीटों पे लड़े, 4 तो हम जीत के आ गए, तुम्हारे पास मुस्लिम सांसद कोई नहीं है, तो हम तो ज्यादा बेहतर पोजीशन में हैं, तो हमारे स्ट्राइक रेट के मुताबिक हमको तय करो, ये हम पिछलग्गू नहीं चलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि लगातार राहुल गांधी भी जा रहे हैं, लगातार बिहार में बाहर के लीडर्स का भी, और वहाँ पे राहुल गांधी ने अपने एक व्यक्ति को भी वहाँ पे डिप्टी इंचार्ज बना दिया है, जो राहुल गांधी के चुनाव क्षेत्र के वो सांसद प्रतिनिधि हैं, उनको बिहार में बिठा दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि देयर इज सीरियस थिंकिंग कि प्लान बी की ओर जाए। अभी सारे लोग सर्वे कर रहे हैं, सर्वे जो आ रहा है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये तेजस्वी यादव से नहीं हो पाएगा। तो दे आर थिंकिंग इन वो सेकेंड लाइन जो है थिंकिंग का, कि अगर हम अलग भी हो जाते हैं तो क्या प्रशांत किशोर के साथ मिलके और भी लोगों के साथ मिलके हम एक कोई थर्ड फ्रंट वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं या नहीं, इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। और उस चक्कर में पिटाई हो जा रही है कन्हैया की। नहीं जाना था भाई नीतीश कुमार के घर जाकर के आप प्रोटेस्ट करोगे तो प्रोटेस्ट करने का मतलब है कि वो खतरे से खाली नहीं है। उधर प्रोटेस्ट करने का मतलब है कि बातचीत बाद में, पहले लाठी जी, है ना। वो बीजेपी वाले भी जब एक बार प्रोटेस्ट किए तो एक आदमी मर गया था, कम से कम उसका भी ख्याल रखते कि भाई बीजेपी वाले भी पिट सकते हैं, तो आप किस खेत की मूली हो। और ये सब कि भाई प्रदर्शन में लाठी बजता है पटना में, ये तो कांग्रेस का ही देन है। ये काम सबसे पहले शुरू किया जगन्नाथ मिश्रा ने। जो कोई भी आता था प्रोटेस्ट करने, पहले पिटाई धुलाई, उसके बाद कोई बात होगी। तो ये ट्रेडिशन चला आ रहा है। अच्छा नहीं हुआ कन्हैया के साथ, प्रोटेस्ट करना था तो आपको परमिशन लेकर के जहाँ पे प्रोटेस्ट करना है वहाँ पे करें। किसी के घर जाकर के, किसी के दफ्तर में जाकर के आप इस तरह का प्रोटेस्ट करते हो, ये आउटराइट इलीगल है। और ये कांग्रेसी कल्चर नहीं है, ये कांग्रेसी कल्चर नहीं है। कांग्रेस के लोगों को आप नहीं देखेंगे कि घर घेर रहा है किसी का जी। तो ये गलत तरीके के रिवाज जो है राहुल गांधी शुरुआत कर रहे हैं, इसके ऊपर लगाम लगना चाहिए। बिल्कुल, तो इस पर लगाम लगनी चाहिए। कन्हैया कुमार जो कांग्रेस की जमीन तैयार कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो बलि का बकरा बनता हुए नजर आ रहे हैं बिहार की पॉलिटिक्स में। देखिए, कन्हैया कुमार कांग्रेस के लिए जमीन तैयार नहीं कर रहे, जो जमीन बची है उसे खिसका रहे हैं। कन्हैया कुमार के इस पदयात्रा से, धरना प्रदर्शन से, वो उनका चेहरा तो चमक रहा है अपने आप में, लेकिन कांग्रेस के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। एक तो कन्हैया के चक्कर में राहुल गांधी ने लालू प्रसाद यादव को नाराज कर ही दिया है। उनके आरजेडी के गठबंधन में वो जो उसका पूरा संगठन है, कोई कांग्रेस के साथ खड़ा नहीं है। अब तो गठबंधन दोनों के बीच हो भी गया तो ग्राउंड स्तर पर गठबंधन काम नहीं आएगा। इस बार लालू प्रसाद यादव की पार्टी से कहा जाएगा, उसके नेता कहेंगे कि देखो भाई, गठबंधन तो कांग्रेस के साथ है, लेकिन जहां जहां इसके उम्मीदवार हैं वहां पर वोट मत देना। पिछली बार क्या हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश का गठबंधन था, लेकिन दोनों मिलकर चुनाव लड़े।
चुनाव लड़ने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के संगठन में ऐसा कहा नहीं गया, फिर भी उसके कार्यकर्ताओं में, नेताओं में यह संकेत था कि देखो भाई नीतीश कुमार बड़ा पलट रहे हैं आजकल, इनको अपनी औकात दिखानी पड़ेगी। और फिर चिराग पासवान भी उतर गए मैदान में। तो नीतीश कुमार की पार्टी के कैंडिडेट्स को भारतीय जनता पार्टी का उतना सपोर्ट नहीं मिला जितना मिलना चाहिए, और इसलिए उसकी संख्या घट गई। इस बार भी ऐसा ही दिख रहा है। आप पहले ही हंगामा खड़ा किए हुए हो। अगर आप राजद के साथ गठबंधन नहीं करते तो आप 4-5 सीटें ले आओगे, ये बहुत बड़ी बात है। आपके पास इतना बड़ा आधार अभी भी बिहार के अंदर नहीं है। लेकिन अगर गठबंधन हो भी गया, जैसे चालाकी करने की कोशिश आरजेडी की तरफ से हो रही है, वो गठबंधन करेगी और उसके बाद यही स्थिति होगी कि इसके नेताओं को वोट मत दो, हारेगा, समझ में आएगा इसको कि हमारी औकात क्या है। जैसा सचिन पायलट कह रहे हैं, जैसा पप्पू यादव कह रहे हैं। अब सचिन पायलट ये कहते हैं हम पिछलग्गू बन के नहीं रह सकते। सचिन पायलट खुद पिछलग्गू है। ये ऐसा व्यक्ति है जिसको धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। राजस्थान से भागकर ये भारतीय जनता पार्टी शासित हरियाणा में शरण लिया था और वहां रिसोर्ट में रहा। वहां पर ऑफर दे रहा था भाजपा में कि हम आपके साथ आ जाते हैं। 18 ही विधायक हो पाए तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने कहा अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम अगली बार ऐसे भी राजस्थान जीत लेंगे। तो वहां से भाग भूग कर फिर से कांग्रेस में वापस आया और अब पटना में जाकर ये बातें कर रहा है। मतलब ये सब लोग मिलजुल कर कांग्रेस का आधार बिहार के अंदर और खत्म कर रहा है। कन्हैया की पिटाई तो होनी थी, क्योंकि जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई नीतीश कुमार हैं ये, और नीतीश कुमार का जो डंडा है ना, वो डंडे में आंख नहीं है। ये पॉलिटिकल आइज होते हैं, डंडों में भी आंख होती है राजनीति में, कि पुलिस को किसके ऊपर डंडा चलाना है, किसके ऊपर नहीं चलाना है। लेकिन नीतीश कुमार को देखा जाए तो उनके डंडे में आंख नहीं है। लोग आ रहे हैं जो उनके सपोर्टर है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आओ, शिक्षक संघ के लोग आओ, छात्र धरना प्रदर्शन करो, या फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग धरना प्रदर्शन करें। सिग्रीवाल की भी पिटाई कर दी थी, खून लेकर घूम रहे थे। तो इसलिए जब उनके घर पर जाओगे तो वो तो पिटाई चुराई होगी ही और हिरासत में लिए ही जाओगे। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तमिलनाडु में इस बार विपक्ष को अपनी सत्ता बचाने के लिए काफी पापड़ बेलने पड़ेंगे, क्योंकि अमित शाह की रणनीति से स्टालिन और कांग्रेस बुरी तरह से फंस गए। वहीं बिहार में कांग्रेस की रणनीति भी फेल होती दिख रही है। जिन कन्हैया कुमार पर कांग्रेस ने दांव लगाया है, वो दांव भी फेल होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।